नमस्कार दोस्तों। आज की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की रहेगी हमारी मैराथन क्लास। पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्लास के बारे में। मैराथन क्लास रहेगी आज की, और मैराथन के अंदर आज रहेंगे दोस्तों 60 क्वेश्चन। क्या रहेंगे दोस्तों? 60 क्वेश्चन रहेंगे, और इर्द गिर्द क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लगभग इसमें 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। लेकिन 60 तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, उसके साथ में जो क्वेश्चन बनेंगे कोई क्वेश्चन से, तो वो सारे मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा दोस्तों। तो आपका काम क्या है, आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास में ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक नोटबुक ले लो साथ में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और साथ में दोस्तों बने रहिए और कमेंट भी करते रहिएगा, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास क्या है दोस्तों? मैराथन क्लास है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। स्काइप, जूम और गूगल मीट जैसे अनुप्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं? आपने भी किए होंगे दोस्तों, स्काइप का यूज किया होगा, जूम का किया होगा, गूगल मीट का किया होगा। तो इनका जो उपयोग होता है दोस्तों, वो क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है? ऑडियो मिक्सिंग के लिए किया जाता है, ऑनलाइन संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है, या फिर डेटा बैकअप के लिए किया जाता है, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ऑनलाइन संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। तो पता लग गया होगा दोस्तों कि क्यों इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना यहाँ से अभी मतलब एक तरीके से सवाल आ जाता है, स्काइप क्या काम आता है, जूम क्या काम आता है, या गूगल मीट क्या काम आता है, कोई सा भी आ सकता है इनमें से। और ये क्या काम आते हैं दोस्तों? मतलब तीनों की तीनों क्या काम आते हैं? ऑनलाइन संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मीटिंग करनी है ऑनलाइन, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों दूसरे नंबर का। यहाँ पे दूसरे नंबर का सवाल है दोस्तों, रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम और रोम में क्या अंतर है? ये इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, रैम भी इंपॉर्टेंट है और रोम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका उपयोग क्या है दोस्तों, क्या अंतर है दोस्तों इनका? तो देखो पहला ऑप्शन आ रहा है, रैम स्थायी होती है और रोम अस्थायी होती है। दूसरा ऑप्शन, दोनों एक ही कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन, रैम अस्थायी और मेमोरी, रैम अस्थायी मेमोरी और रोम स्थायी मेमोरी होती है, या रोम आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों यहाँ बात करें तो रैम होती है दोस्तों अस्थायी और रोम होती है दोस्तों स्थायी, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, लगा लो यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। हम बात करें यहाँ पे कि भाई रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, सवाल ये भी आ सकता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आपको आता है बताइए जल्दी। साथ में रोम की क्या होती है? रैम की होती है दोस्तों रैंडम, क्या होती है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रैम की होती है। और रोम की क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखना, एक और चीज बता रहा हूं आपको साथ में मैं, रैम और रोम। रैम में दोस्तों लिख भी सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं, और साथ में हम पढ़ भी सकते हैं। मतलब लिखना और पढ़ना दोनों एक साथ में हो जाता है इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ ओनली पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ सकते हैं दोस्तों इसमें। क्लियर यहाँ तक का? तो रैम और रोम के बारे में हल्की सी मैंने चर्चा की है दोस्तों इस क्लास में। आपको उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? या एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किसके लिए होता है? वर्तनी जांचने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। बताइए दोस्तों ट्रैक चेंज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए, मतलब जो भी बदलाव होंगे ना, अगर आपका ट्रैक चेंज ऑन है, क्या है दोस्तों? ट्रैक चेंज अगर आपका ऑन रहेगा, तो आप जो भी बदलाव करेंगे ना, मतलब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में बदलाव करता है तो वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब बात करें थोड़ा सा यहाँ की, तो वर्तनी जांचने के लिए क्या होता है दोस्तों? रिव्यू टैब होता है, ठीक है। रिव्यू टैब के अंदर बात करें हम, तो यहाँ पे रिव्यू टैब की बात करें दोस्तों हम, तो रिव्यू टैब के अंदर ये पाया जाता है वर्तनी जांचने के लिए, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। क्या होती है दोस्तों? F7 से हम वर्तनी जांच सकते हैं। ये एडवांस से लिख लेना, वर्तनी जांचने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? F7 होती है। और कौन से टैब में पाया जाता है दोस्तों? ये रिव्यू टैब में पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग करने के लिए, बोल्ड डिटेलिंग करने के लिए, तो ये पाया जाता है होम टैब में। इसमें दोस्तों होम टैब में हम फॉर्मेट कर सकते हैं एक तरीके से, ओके।
और यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट बदलाव करने के लिए ट्रैक चेंज किया जाता है, ठीक है। और अब बात करें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, यानी कि प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये मैराथन क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं दे रहा हूँ, वापस बता देता हूँ, 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों। अगर ये क्लास देख लेते हो तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी पास होने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगी अच्छी तरह। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रस्तुतियां देने के लिए किस प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। मतलब दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने में, संपादित यानी एडिट करने में, और प्रस्तुतियां देने में मतलब प्रेजेंटेशन देने में किस प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दूसरा ऑफिस स्वीट और सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर या नेटवर्क टूल्स। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, ऑफिस स्वीट, सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, लिब्रे ऑफिस क्या होता है दोस्तों, ये एमएस ऑफिस की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है और दोनों में ये काम किया जा सकता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? और यहाँ पे बात करें दोस्तों दस्तावेज और प्रस्तुतियां जो होती हैं, ये जो होती है ना प्रस्तुतियां जो बनती है ना, इनको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन, और ये बनती है दोस्तों पावर पॉइंट में। किसमें बनती है? पावर, POINT पॉइंट में। और बात करें दस्तावेज, दस्तावेज किसमें बनते हैं भाई, अगर किसी को आता है जल्दी बताइएगा। दस्तावेज बनते हैं दोस्तों MS वर्ड में। किसमें बनते हैं दोस्तों? MS वर्ड में बनाया जाता है। तो मुझे बताइए स्प्रेडशीट किसमें बनाई जाती है? स्प्रेडशीट दोस्तों, स्प्रेडशीट की बात करें तो MS एक्सेल में। किसमें दोस्तों? MS एक्सेल में बनाई जाती है स्प्रेडशीट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे 5वां सवाल है दोस्तों, यदि कोई उपयोगकर्ता डाटा विश्लेषण, ग्राफ बनाना और सूत्रों की सहायता से रिपोर्ट तैयार करना चाहता है तो उसे कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई उपयोगकर्ता डाटा विश्लेषण, ग्राफ बनाना और सूत्रों की सहायता से रिपोर्ट तैयार करना चाहता है तो उसे कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, विंडोज मीडिया प्लेयर। अगर आपको आता है दोस्तों तो मैं दे रहा हूं आपको 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर आपको आता है तो। दोस्तों आंसर देना क्यों जरूरी होता है क्लास के अंदर, क्योंकि इससे आपके माइंड में बैठ जाती है सारी चीजें, और एग्जाम हॉल में जब जाओगे आप परीक्षा देने के लिए तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, इसलिए मैं आंसर मांगता हूं आपसे, ठीक है। तो जो लोग अभी आंसर दे रहे हैं ना, क्या मतलब है सीधा सा कि वो अच्छे खासे नंबरों से पास होने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम तो ये सब काम होता है ना, डाटा विश्लेषण का, ग्राफ बनाना और सूत्रों की सहायता से रिपोर्ट तैयार करना, ये होता है दोस्तों MS एक्सेल में। किसमें होता है दोस्तों? MS एक्सेल में। किसने बी ऑप्शन किया था भाई? बी ऑप्शन वाले राइट हैं सारे के सारे, जिसने बी ऑप्शन के टिक किया तो सब राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो यहाँ पे पहले आगे की बात करने से पहले बात करें यहाँ पे कि भाई वर्ड में क्या होता है, दस्तावेज बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? दस्तावेज बनाए जाते हैं वर्ड में, ठीक है। और MS पेंट में पेंटिंग की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? पेंटिंग, या ना, या फिर ड्राइंग भी आप बोल सकते हो। और विंडोज मीडिया प्लेयर में एक तरीके से गाने वाने चलाए जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर, लेकिन मुझे बताइए किस किस के 5 में से 5 एकदम सही है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारे पास में, नीचे दिए गए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब वीडियो वगैरह चलाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। VLC मीडिया प्लेयर, MS वर्ड, टैली या एक्सेल। बताइए दोस्तों कौन सा उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो उपयोग किया जाता है उसे हम बोलेंगे VLC मीडिया प्लेयर। क्या दोस्तों? VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है। MS वर्ड दस्तावेज के लिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि आ जाता है कई बार एग्जाम में, दस्तावेज के लिए। टैली होता है दोस्तों अकाउंटिंग के लिए, ACCOUNTING अकाउंटिंग के लिए। और MS एक्सेल दोस्तों स्प्रेडशीट के लिए, है ना, मतलब डाटा एक तरीके से छिड़ा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो MS एक्सेल के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यदि एक उपयोगकर्ता स्लाइड शो बनाकर प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है।
यदि एक उपयोगकर्ता यूजर स्लाइड शो बनाकर प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है? MS पेंट है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है या विंडोज मीडिया प्लेयर है? बताइए दोस्तों, MS पेंट, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड या विंडोज मीडिया प्लेयर? दोस्तों अगर कोई उपयोगकर्ता ये चाहता है कि वो स्लाइड बनाए, स्लाइड शो बनाकर प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो वो उसके लिए उपयुक्त है दोस्तों MS पावर पॉइंट। क्या है दोस्तों? MS पावर पॉइंट यहाँ पे उपयुक्त है। समझ में आ गया? अगर कोई दस्तावेज बनाना चाहता है तो MS वर्ड है और कोई ड्राइंग करना चाहता है तो MS पेंट है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है यहाँ तक क्लास पसंद आ गई होगी। ठीक है, आ गई तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 8वां, यदि एक संस्था को अपने डाटा को डेटाबेस में संग्रहित करके रिपोर्ट और क्वेरी बनाना है तो कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उचित होगा? यदि किसी संस्था को अपने डाटा को डेटाबेस में संग्रहित करके रिपोर्ट और क्वेरी बनाना है तो कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उचित होगा? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या पावर पॉइंट? बताइए दोस्तों क्या कौन सा होगा यहाँ पे उपयुक्त? 8वें सवाल की बात करें तो 8वें का जो राइट आंसर आएगा वो होगा MS एक्सेस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डाटा डेटाबेस में संग्रहित करके रिपोर्ट भी बना सकते हैं हम दोस्तों, और क्वेरी भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आराम से। MS वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, DOCUMENT। मैं रटा दूंगा आपको एक एक चीज। MS एक्सेल में दोस्तों स्प्रेडशीट बनाई जाती है। और बात करें यहाँ पे MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। प्रेजेंटेशन क्लियर यहाँ तक का? कोई डाउट यहाँ तक? डाउट हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट करना भी आपका एक तरीके से जन्म से अधिकार है दोस्तों। और किस किस के 8 में से 8 सही है? मतलब 8 में से 8 किसके सही है? जल्दी बताइए दोस्तों। अगर जिसके 8 में से 8 सही होंगे ना, मैं मानूंगा कि वो सेफ जोन में है, आराम से पास कर लेगा RSCIT को। तो और RSCIT की थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ मैं। तो बात करें दोस्तों RSCIT के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? RSCIT के अंदर कई लोगों के डाउट होते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। और 9 नेगेटिव मार्किंग। 9 नेगेटिव मार्किंग मतलब एक तरीके से सारे क्वेश्चनों को करके आना है आपको, 35 में से 35। और 35 में से जो बंदा 14 सवाल सही कर देगा, मतलब 14 एकदम क्या कर देगा दोस्तों? सही कर देगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 14 पे ध्यान नहीं देना, आपको 35 पे ध्यान देना है और 35/35 आपको सही करने हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है तक का? तो और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आपको मिलेगी OMR सीट। एक क्या मिलेगी दोस्तों? OMR सीट मिलेगी, जहाँ पे ऐसे 4 गोले मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सवाल है तो उसमें से जो ठीक लगे ना, जैसे मान लो किसी का A ऑप्शन है, जैसे मान लो ये सवाल देख लेता हूं मैं। यहाँ पे जो 8वें सवाल का जो सही ऑप्शन था C था। क्या था दोस्तों? C था। यहाँ पे देखो, ये तो आपका A हो जाता है, ये B हो जाता है, ये C हो जाता है, ये D हो जाता है। तो C ऑप्शन था ना, तो C को आपको ऐसे गोला काला करना है, आराम से ऐसे करना है दोस्तों आपको। ठीक है, ये 8वां सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? C ऑप्शन हो जाएगा। तो आराम से गोला काला करना है, ये नहीं कि तीनों को कर दो, सिर्फ एक का ही गोला काला करना है। और ये बता रहा हूं मैं एकदम न्यू स्टूडेंट को, जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दी है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो आज पहली बार एग्जाम देंगे RSCIT की। ठीक है, और जिन्होंने OMR सीट नहीं भरना सीखा। और साथ में अगर आप OMR सीट फुल मतलब एक तरीके से भरना चाहते हो तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि OMR सीट कैसे फिल करें। OMR सीट कैसे फिल करें आप देख सकते हो आराम से दोस्तों, जाइए और देखिएगा। लेकिन इससे पहले क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। क्लास का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता? मतलब एक तरीके से बिना नेट नहीं चलेगा। क्या दोस्तों? बिना नेट नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, नहीं चलेगा। ऐसा कौन सा है जो बिना नेट नहीं चलेगा दोस्तों यहाँ पे MS वर्ड चल सकता है, एडोब फोटोशॉप भी चल सकता है, गूगल डॉक्स दोस्तों नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? गूगल डॉक्स होगा। 9वें में होगा दोस्तों C ऑप्शन, लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 9वें में MS एक्सेल भी दोस्तों बिना नेट चल सकता है, लेकिन गूगल डॉक्स क्या होता है दोस्तों? नहीं चलेगा। ओके, ये क्या होगा दोस्तों? नहीं चलेगा। ओके, उपयोग नहीं कर सकता या फिर नहीं चलेगा, कर सकते हैं, यानी कि नो उपयोग, नो यूज। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक उपयोगकर्ता को अपने मासिक बजट की गणना करने, खर्चों का रिकॉर्ड रखने और ग्राफ तैयार करने के लिए कौन सा अनुप्रयोग सबसे बेहतर रहेगा? मतलब सबसे बेस्ट कौन सा एप्लीकेशन रहेगा
अगर कोई मासिक बजट की गणना करना चाहता है, खर्चों का रिकॉर्ड रखना चाहता है या ग्राफ तैयार करना चाहता है, तो कौन सा बेस्ट रहेगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा कौन सा बेस्ट रहेगा। पहला ऑप्शन नोटपैड, दूसरा गूगल स्लाइड्स, तीसरा एमएस एक्सेल, चौथा दोस्तों एमएस पेंट। दोस्तों सबसे जो उपयोगी रहेगा और बेटर रहेगा वो रहेगा दोस्तों एमएस एक्सेल। क्या रहेगा दोस्तों? एमएस एक्सेल रहेगा। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के अंदर ग्राफ तैयार किए जा सकते हैं। अब छोटा सा मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल के बारे में बता देता हूँ आपको। एक्सेल के बारे में बता सकता हूँ। एक्सेल में यहाँ पे काफी क्वेश्चन आते हैं। एक्सेल में क्या होती है दोस्तों? रो होती है, कॉलम्स होते हैं, COLUMNS कॉलम्स, और फिर होती है दोस्तों सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे आडी लाइन होती है ना, ऐसी लाइन होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ओरिजेंटल लाइन होती है, उनको हम बोलेंगे दोस्तों रो, और जो ऐसे खड़ी लाइन होती है उनको हम बोलेंगे दोस्तों कॉलम्स। ठीक है, और एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, उसे हम बोलेंगे दोस्तों सेल। बात करें यहाँ पे टोटल रो कितनी होती है एक्सेल के अंदर, टोटल रो की बात करें तो होती है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10,48,576 होती है। टोटल कॉलम की बात करें हम तो होते हैं दोस्तों 16,384। कितने होते हैं दोस्तों? 16,384 होते हैं। और बात करें दोस्तों, ये नंबर्स में काम करती हैं, मतलब नंबर में होती हैं ये, और ये होती है दोस्तों अक्षर में। किस में होते हैं दोस्तों? अक्षर में, जैसे ABCD में होते हैं। पहला कॉलम होता है दोस्तों A, और अंतिम कॉलम होता है दोस्तों XFD। ये ध्यान रखने वाली बात है। अंतिम कॉलम क्या होगा दोस्तों? XFD, ये अंतिम होता है। और पहला कौन सा होता है दोस्तों? A होता है। ये क्या होता है दोस्तों? पहला होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो कई बार यहाँ से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, और एक रो और कॉलम से मिलकर के क्या बनती है दोस्तों? सेल बनती है, भी ध्यान रखना। ठीक है, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? सेल बनती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 11वां है। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? बैकअप स्टोर करना, हार्ड डिस्क को फाइल में सेव करना, हार्ड डिस्क से फाइल सेव करना, CPU और रैम के बीच डेटा को तेजी से स्थानांतरित करना, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। बताइए दोस्तों कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है? दोस्तों कैश मेमोरी का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों CPU और रैम के बीच डेटा को तेजी से स्थानांतरित करना। मतलब सी ऑप्शन इज द राइट। लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक। अब यहाँ से एक सवाल और बन सकता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ गया हो 11वां सवाल दोस्तों, लेकिन एक एडवांस सवाल देख लीजिए यहाँ से। किस किस को 11वां सवाल समझ में आ गया भाई? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? CPU और रैम के बीच डेटा को स्थानांतरित करना। सी इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, इसी से एक सवाल और बनेगा कि सबसे तेज मेमोरी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी, ठीक है, जो CPU के निकटतम रहती है। CPU के निकटतम रहती है। ये सवाल मैं आपको एडवांस दे रहा हूं आज के लिए। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको दे रहा हूं मैं लगभग 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड का समय। सबसे तेज मेमोरी जो CPU के निकटतम रहती है, बताओ दोस्तों कौन सी रहती है CPU के निकटतम? जल्दी से बताइए दोस्तों आंसर इसका। अगर किसी को आता है तो, अगर नहीं आता तो 2 मिनट तो क्या 10 सेकंड का वेट कीजिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूं। लेकिन 10 सेकंड के अंदर जिसको आता है ना भाई, वो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों सबसे निकटतम मेमोरी यही रहती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या दोस्तों? कैश मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, यही ऐसी मेमोरी जो सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी इसका राइट आंसर रहेगा। किस किस का सही था भाई? जल्दी बताइए कैश मेमोरी किसी किसने किया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब ध्यान रखना 60 सवाल नहीं 61 हो गए, क्योंकि एक सवाल और लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा, है ना। तो ध्यान रखना सवाल काफी बनेंगे दोस्तों, और आपको बस शांति से क्लास देखनी है, और जो चीज नहीं है उसको आप नोटबुक में नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों MS वर्ड में थीसिस का क्या कार्य है? MS वर्ड में थीसिस का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन वर्तनी जांच करना, दूसरा समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स ढूंढना, तीसरा टेबल बनाना, और चौथा है दोस्तों स्प्रेडशीट जोड़ना। बताइए दोस्तों क्या कार्य होता है इसका? दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों? समान शब्द ढूंढते हैं। कौन से शब्द दोस्तों? समान शब्दों के लिए यूज किए जाते हैं कि भाई इससे सिमिलर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सही जवाब क्या होगा? समानार्थी शब्द ढूंढना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं पर्यायवाची। क्या दोस्तों? पर्यायवाची। ओके, पर्यायवाची शब्द। ओके, तो यहाँ पे समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स ढूंढना किसका काम होता है दोस्तों? थीसिस का काम होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है दोस्तों? MS वर्ड में मिलता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों
अगले सवाल की तरफ। लेकिन जो थीसर्स का जो ऑप्शन मिलता है ना आपको, वो कौन से टैब में मिलता है? वो मिलता है दोस्तों आपको रिव्यू टैब में। कौन से टैब में दोस्तों? रिव्यू टैब में मिलता है। क्लियर यहाँ तक का? रिव्यू टैब के अंदर क्या मिलता है दोस्तों? थीसर्स शब्द मिलता है। ठीक है, और ग्रुप कौन सा होता है इसका? वो होता है दोस्तों प्रूफिंग ग्रुप होता है। एक तरीके से प्रूफिंग ग्रुप आप मान सकते हो इसको, लेकिन इतना नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इतना ही आ सकता है कि जो थीसर्स शब्द होता है कौन से टैब में मिलता है दोस्तों? रिव्यू टैब में मिलता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है दोस्तों यहाँ पे 13वां सवाल। 13वां है दोस्तों, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है? डॉक्यूमेंट के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए। बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग? दोस्तों एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट के पीछे आपको धुंधला टेक्स्ट लगाना हो या लोगो लगाना हो, उसके लिए दोस्तों आप डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना नाम, अपनी संस्था का नाम लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे और बंदा कोई कॉपी ना कर पाए इसकी। ओके, ये समझ लीजिए आप। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 14वां। यदि आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर यानी कि इंडेंट करना चाहते हैं तो क्या उपयोग करेंगे? यदि आप एमएस वर्ड में पैराग्राफ की पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर करना चाहते हैं तो क्या उपयोग करेंगे? लाइन स्पेसिंग करेंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे, हैंगिंग इंडेंट करेंगे या पैराग्राफ मार्जिन करेंगे? दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लो पहली पंक्ति की बात आती है ना, पहली पंक्ति के लिए किया जाता है दोस्तों फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या किया जाता है दोस्तों? फर्स्ट लाइन इंडेंट करते हैं पहली पंक्ति के लिए। ठीक है, लेकिन सवाल अगर आता कि पहली लाइन को छोड़कर, पहली लाइन को छोड़कर एक मिनट, छोड़कर बाकी लाइनों को, मतलब पैराग्राफ की बाकी लाइनों को थोड़ा अंदर करना है, थोड़ा अंदर करना है, तो किसका यूज करेंगे दोस्तों? हम हैंगिंग का करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों? हैंगिंग का करते हैं। ओके, अगर पहली लाइन को छोड़कर बाकी को करना है तो हम हैंगिंग इंडेंट करेंगे इसके लिए, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा राइट। लेकिन हम बात करें कि भाई पहली लाइन को थोड़ा ही अंदर करना है, फर्स्ट लाइन को ही, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। ठीक है, और लाइन स्पेसिंग क्या होता है? लाइनों के बीच की जगह, लाइनों के बीच की जगह, बीच की जगह। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा? लाइनों के बीच की जगह लाइन स्पेसिंग कहलाती है। लेकिन फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है पहली पंक्ति को छोड़कर थोड़ा अंदर करना, सॉरी। हैंगिंग होता है पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनों को थोड़ा अंदर करना। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है हमारा यहाँ पे, फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग होता है? फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग होता है? गलत शब्द हटाने के लिए, किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए, प्रिंटिंग के लिए या डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए? बताइए दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस टूल का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस टूल का जो उपयोग होता है वो होता है किसी शब्द को ढूंढने, मतलब फाइंड करने, और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए, मतलब एक शब्द की जगह दूसरा शब्द बदलने के लिए हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। प्रिंटिंग के लिए तो होता है दोस्तों कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है। ओके, लेकिन प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट का यूज करेंगे, ना कि फाइंड एंड रिप्लेस का करेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? सेव का उपयोग करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एस होती है। तो एक सवाल मेरा यहीं से बनेगा दोस्तों। यहाँ समझ में आ गया 15 सवाल आपका। तो पहले तो आप बताइए 15 में से 15 किसके सही है? 15/15 मतलब 15 में से 15 किसके सही हो गए भाई? अब एक सवाल मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सेव एज क्या काम करता है? सेव एज, चलो सेव एज क्या काम करता है ये छोड़ो, आप ये बताओ सेव एज की शॉर्टकट क्या है? SHORTCUT शॉर्टकट की क्या है सेव एज की? जल्दी से बताइए दोस्तों, शॉर्टकट की बतानी है आपको। सेव एज की क्या है शॉर्टकट की? जल्दी से बताइएगा, आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? सेव एज। ओके भाई, सेव की तो होती है कंट्रोल प्लस एस, लेकिन सेव एज की क्या होती है? जल्दी से बता दीजिएगा, किस किस को आता है भाई सेव एज की शॉर्टकट की? तो दोस्तों सेव एज की शॉर्टकट की होती है, मैं बता देता हूं, आप कष्ट क्यों कर रहे हो फालतू में। तो यहां पे आ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों? सेव एज की होती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चलने से पहले मैं एक बात बहुत देर से नहीं बोलना चाह रहा आपसे कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2-3 सेकंड का शेयर कर दो आप।
ठीक है, साथ में कमेंट करके बताओ कि अब तक की क्लास कैसी लगी आपको, क्योंकि दोस्तों ये मैराथन क्लास है और 60 सवाल हैं जिनको मैं एक साथ ही करवा रहा हूँ आज। ठीक है, अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जिनमें से काफी सवाल आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे और काफी सवालों को मैं समझाऊंगा तब वो मिल जाएंगे, तो काफी हेल्पफुल आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, माक्रोस क्या होते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में क्या होते हैं माक्रोस, ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। एमएस वर्ड में माक्रोस क्या होते हैं, हाई फॉन्ट साइज, ऑटोमेटिक कार्यों को रिकॉर्ड और रन करने का तरीका, फाइलों को मर्ज करने का तरीका, या वर्ड आर्ट बनाने का टूल। बताइए दोस्तों क्या होता है माक्रोस, अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से, अगर आपने एमएस वर्ड में यूज किया हो तो। दोस्तों माक्रोस का जो यूज होता है ना, वो होता है दोस्तों ऑटोमेटिक कार्यों को रिकॉर्ड करना और बाद में रन करने का तरीका। मतलब आप माक्रोस का यूज कर सकते हैं कि भाई कोई भी आपको रिकॉर्ड करना है ना, टेक्स्ट वगैरह रिकॉर्ड कर लीजिए, और इसमें दोस्तों रन करने के अलावा आप इनका शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे आप उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे ना, तो जो भी रिकॉर्ड होगा ना माक्रोस में वो अपने आप शो हो जाएगा सामने। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, माक्रोस कार्यों को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है दोस्तों, व्यू टैब में मिलता है, VIEW व्यू टैब में मिलता है। अगर आपने व्यू टैब देखा हो दोस्तों तो माक्रोस का यूज भी आपने अच्छी तरह सीखा होगा। ठीक है, एमएस वर्ड में। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक कंप्यूटर की मतलब कोई बुक भी नहीं देखी है, आज पहली बार क्लास ले रहे हैं मेरे से, ऐसे भी लोग हैं क्या जो आज पहली बार जुड़े हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं। तो भाई उनसे ये कहना चाहूंगा मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। पूरी क्या देखना है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट देखनी है, पूरी प्लेलिस्ट, क्योंकि एक वीडियो से पार नहीं पड़ेगी, पूरी प्लेलिस्ट देखो जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आराम से। मतलब फिर अगर पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो ना आप मेरी, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कह सकता हूं दोस्तों आपसे। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन, पैराग्राफ की पहली पंक्ति को छोटा करने के लिए, पहले अक्षर को बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या किसी शब्द को डिलीट करने के लिए। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है पहले अक्षर को बड़ा बनाने के लिए और आकर्षण बनाने के लिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाता है, जैसे पैराग्राफ है ये, और इस पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ है, इसमें ए से बड़ा आ जाएगा दोस्तों एक तरीके से। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा शो होता है दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप कैप। क्या दोस्तों, ड्रॉप कैप आपका एस से सेव होता है, DROPCAP। ओके, तो यहाँ पे आता है दोस्तों ड्रॉप कैप मतलब पहले अक्षर को बड़ा बनाना और आकर्षक बनाने के लिए होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, लगा लीजिए टिक यहाँ पे। 17वां सवाल किस किस का सही था भाई, कौन कौन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कष्ट कर रहा है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में ये भी, और साथ में मुझे बताइए कि 17 में 17 सवाल किसके सही हो गए और क्लास कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। जाना मतलब कहीं भी, मतलब बोर नहीं होना, क्योंकि 60 सवाल है आज की क्लास में। कितने सवाल है दोस्तों, 60 सवाल है, और हमको 60 में से 60 सही करने हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में कितने आएंगे दोस्तों, 35 सवाल आएंगे, और 35 में से 14 सही करने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो पूरे 35 में से 35 करके आने हैं, आपको छोड़ना कोई सा भी सवाल नहीं है। तो एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो किया जाता है, पहला ऑप्शन आ रहा है लेआउट में ओरिएंटेशन, डिजाइन में जाकर के ओरिएंटेशन, या फाइल में जाके पेज सेटअप, या इंसर्ट टैब। बताइए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एमएस वर्ड में अगर आपको पेज ओरिएंटेशन लगाना है तो आपको उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों लेआउट में जाकर के ओरिएंटेशन का। ठीक है, अब बात करें ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एमएस वर्ड में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है दोस्तों पोर्ट्रेट। कौन सा होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट। एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप होता है दोस्तों। ये 2 होते हैं, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है। अगर बात करें पोर्ट्रेट की, मतलब इसकी बात करें तो एकदम ऐसे वर्टिकल पेज होता है दोस्तों, वर्टिकल पेज होता है, वर्टिकल। और अगर बात करें लैंडस्केप मोड की तो पेज ऐसा हो जाता है आड़ा। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल। कौन सा दोस्तों, हॉरिजेंटल पेज हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, ये रहता है, और हॉरिजेंटल मतलब आड़ा ही हो जाता है। ये तो होता है दोस्तों खड़ा पेज। क्या होता है दोस्तों, खड़ा पेज होता है, खड़ा। ओके,
और ये होता है दोस्तों आडा पेज। क्या होता है दोस्तों? आडा पेज। क्लियर यहाँ तक का? खड़ा आडा भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आप बोल सकते हो आराम से। अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। कौन सी दोस्तों? 19वें सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे 19वां सवाल है दोस्तों, यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट पर क्लिक करने से वेबसाइट खुले तो किसका उपयोग करेंगे? यदि आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट पर क्लिक करने से वेबसाइट खुलनी चाहिए तो आप किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज का करेंगे, हाइपरलिंक का करेंगे, बुकमार्क का करेंगे या हेडर का करेंगे? जल्दी बताइए दोस्तों, किसका उपयोग करेंगे? जल्दी बताइएगा, किस किस को समझ में आ गया है क्वेश्चन? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइपरलिंक। क्या होगा दोस्तों? हाइपरलिंक होगा। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। हाइपरलिंक के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? वेबसाइट खुले, मतलब एक तरीके से लिंक लगा सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी मतलब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, क्या करने के बाद? लिंक लगाने के बाद में अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा कहाँ पहुंचा देगा? कोई वेबसाइट वगैरह पे पहुंचा देगा या कोई फाइल और भी खुल सकती है। अब बात करें कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो होती है दोस्तों CTRL+K। क्या होती है दोस्तों? Ctrl+K किसकी शॉर्टकट की होती है? हाइपरलिंक की होती है दोस्तों। किसकी होती है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। क्या? Ctrl+K होती है। कई बार एग्जाम में आ जाती है Ctrl+K, ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। किस किस को क्लास अच्छी लग रही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों, फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला, पूरी सीट को लॉक करने के लिए। दूसरा, किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए। तीसरा, हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रोलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए, या फिर सीट को सेव करने के लिए। जल्दी बताइए दोस्तों, फ्रीज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी बताइएगा दोस्तों, किस लिए किया जाता है यहाँ पे फ्रीज पेन का उपयोग, अगर आपको आता है तो। दोस्तों फ्रीज पेन का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रोलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए, स्थिर इन्हें फ्रीज रखने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। वैसे फ्रीज पेन कहाँ मिलता है दोस्तों? आपको फ्रीज पेन मिलता है दोस्तों एक्सेल के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? एक्सेल के अंदर पाया जाता है ये। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है दोस्तों यहाँ पे 21वां सवाल। एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या है? एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या है? डेटा को उल्टा करना, रो को कॉलम में और बदलना, और रो में बदलना, कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में बदलना। तीसरा ऑप्शन, डेटा को डिलीट करना और फॉर्मूला कॉपी करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों एक्सेल में ट्रांसपोज जो कार्य होता है ना, वो एक मतलब होता है कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में। ठीक है, तो इज द राइट बी ऑप्शन। किस किस का सही है भाई बी ऑप्शन? किस किस ने किया था बी ऑप्शन? किस किस ने किया था जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है दोस्तों यहाँ पे 22वां सवाल। एक्सेल में F2 बटन का क्या उपयोग है? एक्सेल में F2 बटन का क्या उपयोग है? पहला, नया फॉर्मूला लगाने के लिए, सेल को एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, या पंक्ति जोड़ने के लिए। बताइए दोस्तों एक्सेल में F2 क्या काम आता है? एक्सेल में F2 क्या काम आता है जल्दी बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको देता हूं मैं 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइएगा। दोस्तों यहां पे बात करें F2 की, तो F2 का सीधा सा काम होता है दोस्तों सेल को एडिट करना। क्या होता है दोस्तों? सेल को एडिट करना होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है यहाँ पे 23वां सवाल। 23वां दोस्तों, एक्सेल में अल्ट प्लस एंटर का क्या उपयोग होता है? अगर एक्सेल में आप अल्ट एंटर का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या उपयोग होगा? पहला ऑप्शन, अगली सीट खोलने के लिए, नया वर्कबुक खोलने के लिए, या उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, या एंटर के बजाय ऑटो सेव करने के लिए। दोस्तों सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये सेल है आपकी एक, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि राम RAM, और इसी सेल के नीचे जैसे यहाँ पे कर्सर है ना, जैसे आप वो करते हो तो ये सेल क्या हो जाएगी? थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसी बड़ी हो जाएगी सेल, हल्की सी मतलब गैप आ जाएगा, और RAM तो यहाँ पे लिखा ही आएगा, जो कर्सर है ना इसी सेल के नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी सेल में एक नई लाइन शुरू हो जाएगी दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? कर्सर आ जाएगा आपका। क्लियर यहाँ तक का? तो ये सेल थी एक की, और एक ही सेल थोड़ी बड़ी हो जाएगी, एक लाइन और स्टार्ट हो जाएगी यहीं से। क्लियर यहाँ तक का? ये काम करता है दोस्तों कौन?
ऑल्ट एंटर करता है, किसके अंदर दोस्तों, एक्सेल के अंदर। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। उम्मीद है ऑल्ट एंटर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 24वें सवाल की ओर। 24वां दोस्तों, एक्सेल में कंट्रोल+1 किसके लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कंट्रोल+1 किसके लिए उपयोग किया जाता है, नई शीट बनाने के लिए, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, रो को हटाने के लिए, या फॉर्मूला चेक करने के लिए। दोस्तों बात करें कंट्रोल+1 नंबर की, तो उसके लिए हम करेंगे दोस्तों फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। क्लियर है तक का। तो कंट्रोल+1 जैसे आप दबाते हो ना एक्सेल के अंदर, तो क्या खुल जाता है दोस्तों, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25वां सवाल है दोस्तों यहाँ पे, MS ऑफिस स्वीट में क्लिपबोर्ड का क्या उपयोग है। MS ऑफिस स्वीट में क्लिपबोर्ड का क्या उपयोग है और अधिकतम कितनी आइटम्स को स्टोर कर सकता है। MS ऑफिस स्वीट में क्लिपबोर्ड का क्या उपयोग है और अधिकतम कितने आइटम्स को स्टोर कर सकता है। पहला, टेक्स्ट हटाने के लिए उपयोग होता है इसका, या 12 यहाँ पे स्टोर कर सकता है। ठीक है, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, इमेज एडिट करने के लिए यानी कि 10 स्टोर करेगा, या कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब बात करें MS ऑफिस में क्लिपबोर्ड क्या काम करता है, मैं पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद में आपको समझाऊंगा, आंसर अपने आप पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है दोस्तों, क्लिप बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्लिप बोर्ड क्या होता है दोस्तों, जो आप कट और कॉपी करते हो ना, उनको स्टोर करता है, उन टेक्स्टों को क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है। ठीक है, कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को क्या करता है, स्टोर करता है, और इसकी अधिकतम लिमिट होती है दोस्तों 24 सब तक, यहाँ पे 24 बार तक यहाँ पे ये स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन होगा टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, और कितनी बार दोस्तों, 24 बार। क्लियर है तक का। तो सवाल ये भी आ सकता है कि क्लिपबोर्ड कितने आइटम को स्टोर कर सकता है, 24 को कर सकता है। ठीक है, और काम क्या आता है, कट या कॉपी वो मैटर स्टोर करने के लिए या टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, और कितने आइटम कर सकता है दोस्तों स्टोर, 24 आइटम कर सकता है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, और मुझे बताइए 25 में से 25 किस बंदे के सही है, और 25 में से 20 तक किसके सही है, जल्दी बताइएगा, तुक्के नहीं लगाना, आराम से बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। 26वां, MS एक्सेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS एक्सेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट। तो यहाँ पे जो 26वां क्वेश्चन है उसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला है यहाँ पे हमारे पास में पावर पॉइंट में 27 सवाल है दोस्तों यहाँ पे सामने। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है। पहला, स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग करने के लिए, दूसरा ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या स्लाइड सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का जो उपयोग होता है वो क्यों किया जाता है। तो उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा, पहले आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें, ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करना। क्या होगा दोस्तों, ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करना। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करना। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 28वां, MS ऑफिस में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS ऑफिस में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, आरेखात्मक डायग्राम जानकारी दिखाने के लिए, वाटरमार्क जोड़ने के लिए, या फिर वर्ड कोडिंग के लिए। अगर आपको आता है स्मार्ट आर्ट का उपयोग MS ऑफिस में तो आप बता सकते हो आराम से दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन इज राइट, आरेखात्मक डायग्राम जानकारी दिखाने के लिए। मतलब एक तरीके से ऐसे डायग्राम आप बना सकते हो अलग अलग, जैसे ये डायग्राम बन गया, फिर इससे जोड़ दीजिए आप, ठीक है, और इससे ये जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लो शेर किसको खाता है, बकरी को खाता है, और बकरी किसको खाती है, घास को खाती है। ऐसे आप बना सकते हो डायग्राम, ऐसे डायग्राम बन जाते हैं दोस्तों। क्लियर है तक का, ऐसे आप क्लियर कर सकते हो। मतलब ये क्या है दोस्तों, ये खिलाकृति आकृतियाँ बन जाएंगी, कई बार ऐसे बन जाती हैं, जैसे ये बना दिया, फिर इससे जोड़ दिया मैंने इसको, है ना, एक बार इसको जोड़ दिया। ऐसे आप आरेखात्मक कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया ए,
यहाँ लिख दिया आपने बी, यहाँ पे लिख दिया सी, कोई भी आरेख ऐसे बना सकते हो आराम से। क्लियर यहाँ तक का। फिर जैसे मान लो ए को 2 भागों में बांट दिया ऐसे, मतलब ऐसे अलग अलग आप चीज़ें बना सकते हो, सीधी सी बात है डायग्राम के द्वारा। जैसे इसमें अलग अलग बांट दीजिए ऐसे आप। ये क्या हो गया दोस्तों, डायग्राम हो गया। इसका उपयोग किस में होता है, कहाँ बनते हैं दोस्तों ये चीज़ें बनती हैं आपकी स्मार्ट आर्ट में बनती हैं। क्लियर यहाँ तक का। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। तो समझाने के लिए, एक आरेखात्मक जानकारी देने के लिए आपका इनका यूज कर सकते हो आराम से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 29वां। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे कि एक्सेल किस किस ने पढ़ रखा है भाई, किस किस ने एक्सेल की क्लास ले रखी है आप में से, जिन्होंने सारे फॉर्मूले वगैरह पढ़ रखे हो, है ना, सारे यहाँ पे टैब वगैरह पढ़ रखे हो। तो ऐसे कौन कौन है जो इंटेलिजेंट एक्सेल में, मतलब पूरा एक्सेल आता है उनको। ठीक है, तो ऐसे अगर लोग हैं तो उनको तो आराम से क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि पता होगा कि कहाँ निकलता है ये व्हाट इफ एनालाइज क्या होता है, सब पता होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गोल सिक डाटा टेबल और सिनेरियो मैनेजर के लिए, फ्रीज पैन या फिल्टर सॉर्ट के लिए, सम एवरेज अकाउंट के लिए, टेबल चार्ट ग्राफ के लिए। दोस्तों इसका जो सही उपयोग होगा ना, मतलब उपयोग तो क्या, इस टूल के अंदर, मतलब एक टूल है व्हाट इफ एनालाइज, इसके अंदर 3 चीजें निकलती हैं। पहली गोल सिक, दूसरी डाटा टेबल, तीसरी सिनेरियो मैनेजर। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। मतलब गोल सिक भी मिलता है यहाँ पे, डाटा टेबल भी मिलती है और सिनेरियो मैनेजर भी मिलती है। किस किस ने उपयोग कर रखा है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका कौन कौन जानता है गोल सिक के बारे में, डाटा टेबल के बारे में और सिनेरियो मैनेजर के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। तो 30वां सवाल है दोस्तों यहाँ पे, पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग कब होता है। पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग कब होता है। पहला ऑप्शन टेबल बनाने के लिए, दूसरा वीडियो जोड़ने के लिए, तीसरा क्लिक पर विशेष कार्य जैसे लिंक खोलना, स्लाइड बदलना करने के लिए, या स्लाइड हटाने के लिए। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे एक्शन बटन का काम पावर पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर जो काम होता है एक्शन बटन का, वो होता है दोस्तों क्लिक पर विशेष कार्य। जैसे क्लिक करते हो ना, विशेष कार्य जैसे लिंक खोलना हो गया, स्लाइड बदलना हो गया, आदि काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन बटन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे मान लो ये ऐसा हो गया एक्शन बटन एरो चिन्ह में, है ना, या फिर ऐसा हो गया। तो ऐसा क्या होते हैं दोस्तों, एक्शन बटन होते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग आप क्यों करते हो, क्योंकि मान लो कोई भी आप हाइपरलिंक वगैरह, है ना, तो काफ़ी यूज होते हैं और भी होते हैं ऐसे ही, है ना, तो इनका यूज आप कर सकते हो आराम से। तो बताइए मुझे दोस्तों 30 सवाल पूरे हो चुके हैं हमारे, और 30 में से 30 किसके हैं, पहली बात तो मुझे बताओ। और 30 में से मतलब 25 किसके सही है 30 में से, ये बताओ मुझे। और ऐसे भी लोग हैं क्या जिनके 20 से कम सही है, 20 से कम किस किस के सही है, जल्दी से आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 60 में से 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और उम्मीद है मेरे को 25 सवाल तक आराम से आपके सही हो गए होंगे अब तक, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब चलते हैं दोस्तों 31वें सवाल की ओर। 31वें दोस्तों, वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य नहीं है। वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य नहीं है। वेबसाइट खोलना, इंटरनेट कनेक्शन देना, यूआरएल को प्रोसेस करना, या फिर वेब पेज प्रदर्शित करना। बताइए दोस्तों क्या काम नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है वेब ब्राउजर का। दोस्तों वेब ब्राउजर का कार्य होता है, नहीं होता, देखो वेबसाइट खोलना भी होता है, यहाँ पे बात करें यूआरएल को प्रोसेस करना भी होता है, और वेब पेज प्रदर्शित करना भी होता है। मतलब तीनों ही कार्य होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ये कार्य दोस्तों नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे, और एक बात और, किन्हीं 2 वेब ब्राउजर के नाम बताइए आप, किन्हीं 2। अब 2 सवाल ये भी आ जाता है कि वेब ब्राउजर के नाम क्या क्या हो सकते हैं। वेब ब्राउजर नाम अगर पूछूं मैं आपसे, एक तो होता है दोस्तों क्रोम, क्या होता है, क्रोम मान लीजिए। दूसरा हो जाता है मोजिला, फायरफॉक्स। ठीक है, तो ऐसे ही वेब ब्राउजर के आपको नाम पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2 तो मैंने बता दिए, और भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 32वां, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। बताइए दोस्तों यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों।
दोस्तों बात करें यहाँ पे यूआरएल का पूर्ण पते का, तो वो होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या काम आता है दोस्तों? वेबसाइट का पता, वेबसाइट का पता। क्लियर तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 33वां 33। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा उपयोग किया जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला HTTP, दूसरा SMTP, तीसरा FTP और चौथा है दोस्तों WWW। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए इसका जवाब। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए दोस्तों। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। एक ही सवाल में आंसर मांग रहा हूं आपसे, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, क्लास अभी तक अगर आपने शेयर नहीं करी है तो दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी, क्योंकि सभी को इस क्लास का फायदा मिले दोस्तों, इसलिए क्लास को शेयर करना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे कि ईमेल भेजने के लिए जो कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों SMTP। क्या दोस्तों? SMTP यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। अब बात करें SMTP फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे होती है सिंपल, क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, कोट नहीं कोड, प्रोटोकॉल। ठीक है यहां तक। और बात करें FTP की, तो ये होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, बात करें WWW की, ये तो आप ही बता दीजिए दोस्तों क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों की पता लगी फुल फॉर्म भी, यहाँ से कई बार फुल फॉर्म आ जाती है दोस्तों। किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? जिसको भी समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 34 सवाल की ओर। 34 सवाल है दोस्तों, वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला FTP का, दूसरा POP3 का, या HTTP का, या SMTP का? जल्दी बताइए दोस्तों, यहाँ का आपको आंसर पता लगी गया। क्या होगा दोस्तों? SMTP होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 34 सवाल की ओर। वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है FTP का। किसका दोस्तों? FTP का। और SMTP का किया जाता है दोस्तों ईमेल में, जस्ट अभी बता के आया था ना, ईमेल भेजने में किया जाता है। ठीक है यहाँ तक का। तो यहाँ पे FTP का होगा दोस्तों। FTP फुल फॉर्म होती है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कई बार ये भी आ जाता है, जस्ट बता के आया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 35वां क्या है दोस्तों? गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार की वेबसाइटें हैं? गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार की वेबसाइट है? पहली ई-कॉमर्स, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, या सरकारी? बताइए दोस्तों किस प्रकार की वेबसाइट है? दोस्तों गूगल, याहू और बिंग जो है, एक तरीके से इसमें हम सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? सर्च कर सकते हैं। तो ये कौन सी होगी दोस्तों? सर्च इंजन हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों? सर्च इंजन। किस किस का सही था भाई? सर्च इंजन किस किस ने किया है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, सर्च इंजन। हम बात करें ई कॉमर्स की, तो दोस्तों एक तो हो गई दोस्तों फ्लिपकार्ट, FLIPCART, फ्लिपकार्ट हो गई। अमेजन हो गई, क्या हो गई दोस्तों? अमेजन हो गई यहाँ पे। ओके, सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम हो गई, इंस्टाग्राम। फेसबुक हो गई। क्लियर यहाँ तक का। और इंस्टाग्राम से याद आया, मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका नाम है दोसा कंप्यूटर वाला, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा, दोसा कंप्यूटर वाला। क्लियर यहाँ तक का। आप जाके क्या कर लो दोस्तों? फॉलो कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 36वां। लेकिन अब मुझे बताइए 35 में से 35 किसके सही हो गए दोस्तों? अगर जिसके 35 में 35 सही है ना, वो मानूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी है उसकी और वो पास हो जाएगा आराम से एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जिसके 35 में से 30 से कम सही है ना, उनको एक सजेशन दूंगा मैं कि जा करके मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लो, सारी क्लास देखो आराम से, बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 36वें सवाल की ओर। 36वां दोस्तों, जब आप किसी संदिग्ध
लिंक पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करती है तो इसे क्या कहते हैं? जब आप किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करती है तो इसे क्या कहेंगे या क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों फिशिंग। क्या होगा दोस्तों? फिशिंग होगा। फिशिंग इज राइट। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, फिशिंग। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और अगला सवाल है यहाँ पे 37वां। निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क में डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजता है? निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क में डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है? पहला स्विच, दूसरा हब, तीसरा राउटर, चौथा यहाँ पे है मॉडेम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताई दीजिएगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राउटर। क्या होगा दोस्तों? राउटर होगा। क्लियर यहाँ तक का? सी पे लगा दो टिक यहाँ पे आराम से। अब चलते हैं दोस्तों 38वें सवाल की ओर। 38वां दोस्तों एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? पहला डेटा को स्टोर करता है, निर्णय लेना, अंक गणितीय और तर्क संगत गणनाएं करना, या पावर सप्लाई देना। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम 38वें की तो इसका सही जवाब होगा अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। एएलयू क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना? इसकी फुल फॉर्म होती है एक तरीके से, किस किस को पता था भाई? और क्या करता है? तार्किक गणनाएं करता है। और ये क्या होता है? सीपीयू का माइंड होता है। क्या होता है दोस्तों? सीपीयू का माइंड कह सकते हैं हम इसको। और सीपीयू किसका माइंड होता है दोस्तों? सीपीयू होता है कंप्यूटर का। ध्यान रखना इन चीज का, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा एएलयू किसका माइंड होता है? सीपीयू का। और सीपीयू किसका माइंड होता है दोस्तों? कंप्यूटर का। समझ में आ गया यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सीपीयू का कार्य क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का क्या कार्य करता है? केवल जोड़ घटाव करता है, सभी हार्डवेयर को चालू करना, सभी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करना, या केवल रैम को कंट्रोल करना? दोस्तों कंट्रोल यूनिट जो होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीयू। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीयू बोलते हैं। ये क्या काम करता है? सभी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। क्या करता है दोस्तों? सभी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, सभी गतिविधियों को और नियंत्रित करना और निर्देशित करना। दोस्तों किसका काम होता है? सी ऑप्शन का होता है, मतलब कंट्रोल यूनिट का होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 40वें सवाल की ओर। 40 सवाल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है? ये कैश मेमोरी का उद्देश्य पहले भी आ चुका है इसी क्लास में, तो रिपीटेड सवाल हो सकता है ये। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या उद्देश्य होता है? पहला हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना, तीसरा आ रहा है सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर को तेज करना, या बैकअप रखना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा सीपीयू और रैम के बीच डेटा को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर तेज करना। क्या दोस्तों? ट्रांसफर को तेज करना। ठीक है, तो कैश मेमोरी के बारे में बता देता हूं मैं। ये सबसे तेज मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? सबसे तेज होती है, सबसे तेज मेमोरी। क्लियर यहाँ तक का? सवाल आया सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है, और सीपीयू के निकटतम रहती है। किसके दोस्तों? सीपीयू के निकटतम मेमोरी होती है ये, निकटतम। क्लियर यहाँ तक का? याद रख लेना इस चीज को भी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। और कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करती है ये। क्या करती है दोस्तों? कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करती है। कुछ समय डाटा स्टोर, डाटा स्टोर। यहां तक क्लियर हो गया होगा? कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करती है और सबसे तेज मेमोरी होती है, साथ में सीपीयू के सबसे निकटतम मेमोरी होती है। अब चलते हैं दोस्तों 41 सवाल की ओर। लेकिन अब मुझे बताइएगा 40/40 किसके नंबर आ रहे हैं भाई इस क्लास में? 40/40 किसके नंबर आ रहे हैं? और कौन कौन लड़के ऐसे हैं जो बोर हो चुके हैं क्लास से, मतलब थक चुके हैं? तो जाके चाय पी लीजिए एक बार, ओके, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन क्लास देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी का यही सवाल था सर मैराथन क्लास लेके आओ। मैं लेके आऊँ आज आपके लिए मैराथन क्लास, मैराथन, और जिसके अंदर कितने सवाल है दोस्तों? 60 ही सवाल है बस। 10 से मतलब 60 सवाल किए और अपन फिर चले क्लास से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 41 सवाल की ओर।
एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? टेक्स्ट बदलने के लिए, रो डेटा को हटा देने के लिए, किसी शर्त के अनुसार सेल को रंग देना, या फॉर्मूला लॉक करने के लिए। बताइए दोस्तों, एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या उपयोग है? दोस्तों, एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो उपयोग होता है उसका है एक तरीके से उपयोग किसी शर्त के अनुसार सेल को रंग देना। किसी शर्त के अनुसार क्या दोस्तों? सेल को रंग देना। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 41 सवाल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं 42वें की ओर। 42 सवाल है दोस्तों यहाँ पे, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, डाटा को डिलीट करना, डाटा को ड्रैग करना, केवल मान्य डेटा की एंट्री को अनुमति देना, या कॉलम को मर्ज करना। बताइए दोस्तों, डाटा वैलिडेशन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन मतलब सीधा सा है कि आप एक शर्त लगा देते हो इसके ऊपर। क्या लगा देते हो दोस्तों? शर्त लगा देते हो एक तरीके से कि भाई ऐसा होना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो शर्त लगाते हो ना, जो अनुमति देते हो, एक तरीके से अनुमति देनी जाती है इसको, अनुमति। जिसकी अनुमति यहाँ पे रहेगी उसी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात करें, केवल मान्य डेटा की एंट्री की अनुमति देना। ठीक है, समझ में आ गया? केवल मान्य डेटा की अनुमति की एंट्री देना मतलब सीधी सी बात है, एक रो को सिलेक्ट किया, एक सेल को सिलेक्ट किया मैंने, फिर बोल दूंगा कि इस सेल के अंदर ये चीजें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ नाम ही आने चाहिए या फिर नंबर ही आने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? केवल मान्य डेटा की एंट्री की अनुमति देना। तो लगा लीजिए 42वें में दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक। क्या दोस्तों? सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 43वां, व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन से टूल आते हैं? ये सवाल रिपीटेड हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों? रिपीट हो गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, रिपीट हो गया, ध्यान दिया होगा इस सवाल के ऊपर, व्हाट इफ एनालाइज के ऊपर, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं दोस्तों। क्या होगा? गोल, सिक एंड डाटा टेबल होगा, फिल्टर, सॉर्ट और जूम होगा, चार्ट, टेबल और फॉर्मेट होगा, या हाइपरलिंक, डाटा फॉर्म और फ्रीज होगा। बताइए दोस्तों 43 का क्या आंसर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइएगा दोस्तों। तब तक मैं पी लेता हूं पानी एक बार, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई। 43 क्वेश्चन मैंने कर दिए दोस्तों लगातार एक ही सांस में, और उम्मीद है आप देख भी रहे होंगे लगातार इनको। तो कौन कौन लोग हैं जो शुरू से अब तक जुड़े हैं भाई मेरे से? दोस्तों इसका जो जवाब होगा सही वो होगा गोलसिक डाटा टेबल। क्या होगा दोस्तों? गोलसिक डाटा टेबल। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, गोलसिक डाटा टेबल। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 44वां। 44वां क्या है दोस्तों? ट्रांसपोज विकल्प का क्या कार्य है? ट्रांसपोज विकल्प का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन यहाँ पे, ट्रांसपोज विकल्प का क्या कार्य है एक्सेल में? एक्सेल में बात करें तो डेटा को उल्टा करने के लिए, कॉलम को रो और रो को कॉलम में बदलना, फॉर्मूला हटाने के लिए, फॉर्मेट चेंज करने के लिए। ये भी दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पहले आ चुका है इसी क्लास के अंदर। तो आप बता सकते हो इसका आंसर अगर आपने ध्यान से क्लास देखी हो तो। दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदलना। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 45वां, इंपॉर्टेंट है अब की बार, एक तरीके से लगा लीजिए IMP। इस सवाल के ऑप्शनों में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। IMP, अरे VV मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, VM। ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर की गति को मापा जाता है MBPS में, GHZ में, DPI में या RPM में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? पहले तो अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा GHZ। इसमें दोस्तों कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। तो बात करें यहाँ पे MBPS की, MBPS की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है दोस्तों मेगा बीट्स। क्या होती है दोस्तों? मेगा बीट्स प्रति सेकंड। क्या होती है? मेगा बीट्स प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। बात करें यहाँ पे ये क्या काम करती है, तो ये इंटरनेट कनेक्शन की गति को मापती है। किसको दोस्तों? इंटरनेट कनेक्शन, ध्यान रखना, कनेक्शन की गति को मापती है।
उतार लो कॉपी के अंदर, इंटरनेट कनेक्शन की गति को मापती है। ठीक है, ये किसकी गति को मापती है? कंप्यूटर की गति को मापती है, कंप्यूटर सीपीयू की गति को मापती है। बात करें डीपीआई की, हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है दोस्तों? डॉट्स पर इंच। और ये किसकी, एक तरीके से मानो कि जो छवि होती है ना, पिक्चर वगैरह होती है, छवि होती है, जिसका छवि के रिजोल्यूशन को, रिजोल्यूशन को मापती है, को मापना, ध्यान रखना इस चीज का भी, मापती है। हम बात करें आरपीएम की, आरपीएम क्या काम आती है दोस्तों? अगर आपने कभी देखा होगा तो इसको बोलते हैं दोस्तों, आरपीएम का जो मतलब फुल फॉर्म होता है वो होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर हो गया दोस्तों? रिवोल्यूशन पर मिनट, क्लियर है तक का? और ये क्या करती है दोस्तों? इंजन की गति को मापती है, मतलब एक तरीके से कितने चक्कर हुए भाई। ठीक है, चक्रों को मापती, कई बार यहाँ पे आ जाता है इंजन की गति को मापती है, इंजन की गति या चक्रों की गति, क्लियर है तक का? उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया वो दोस्तों इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन से यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। हो सकता है आ जाए, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आ जाए, मैं नहीं बोल रहा कि आ ही जाएगा, हो सकता है आ जाए। तो इसको आराम से एक बार देख लो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखने के बाद बताना कि कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना दोस्तों? एमबीपीएस क्या होता है दोस्तों? मेगा बिट्स पर सेकंड होता है, जो इंटरनेट कनेक्शन की गति को मापता है। जीएचजेड होता है दोस्तों, कंप्यूटर की गति को मापता है। डीपीआई दोस्तों डॉट पर इंच होता है, जो छवि के रिजोल्यूशन को मापती है। और यहाँ पे बात करें आरपीएम की, तो ये रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, जो इंजन की गति यानी कि चक्रों की गति को मापता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों 46 यानी कि 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन फॉन्ट बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए या नई फाइल बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों किया जाता है सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। दोस्तों लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, बी ऑप्शन पे टिक, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट से याद आया दोस्तों, शॉर्टकट की मेरी एक और वीडियो है, उसको पूरा देख लेना आराम से एक बार आप, है ना? तो यहाँ पे बात करें टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है दोस्तों कंट्रोल CTRL प्लस C का उपयोग, कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, और नई फाइल बनाने के लिए यहाँ पे CTRL प्लस N का प्रयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ तक का? तो ये भी आप लगा लेना। और सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A प्रयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ तक का? जो यहाँ पे ये राइट हो गया। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 47वां सवाल है, कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट किस क्रिया के लिए होता है? इटैलिक के लिए, बोल्ड के लिए, अंडरलाइन के लिए, जस्टिफाई के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस B काम आता है बोल्ड के लिए। किसके लिए दोस्तों? बोल्ड के लिए काम आता है। इटैलिक की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस I होता है। बात करें यहाँ पे अंडरलाइन की तो कंट्रोल प्लस U होता है। और बात करें जस्टिफाई की तो कंट्रोल प्लस J होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस J होता है जस्टिफाई के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला यहाँ पे 48वां सवाल है दोस्तों। 48वां है दोस्तों, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस D क्या किसका शॉर्टकट है? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस D किसका है? और फाइल ओपन का है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का है, या फिर फॉर्मेट पेंटर का है, या पैराग्राफ अलाइन का है? बताइए दोस्तों किसका है? तो बात करें यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस D से होता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइल ओपन के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस O। फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो ये क्या काम आता है? ये काम आता है दोस्तों एक टेक्स्ट यानी कि अक्षर, एक अक्षर या पैराग्राफ या शब्दों को, एक शब्द की फॉर्मेटिंग को, किसको दोस्तों? फॉर्मेटिंग को दूसरे अक्षर पर अप्लाई करना, अक्षर पर अप्लाई करना, ध्यान रखना, अप्लाई APPLY अप्लाई करना, किसका काम होता है? फॉर्मेट पेंटर का होता है। पैराग्राफ अलाइन की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों लेफ्ट, एक होता है दोस्तों सेंटर, एक होता है राइट, और एक होता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या होता है दोस्तों? जस्टिफाई होता है। बात करें लेफ्ट की तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस L। बात करें सेंटर की तो कंट्रोल प्लस
ई होती है। बात करें राइट की तो यहाँ पे कंट्रोल CTRL प्लस, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको हल्का सा, कंट्रोल प्लस R होती है। और बात करें जस्टिफाई की तो कंट्रोल प्लस J होती है। क्लियर यहाँ तक का? सभी की मैंने शॉर्टकट लिख दिया, आप आराम से उतार लेना इनकी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये सवाल का मैंने पूरा अच्छी तरह समझा दिया आपको। अब चलते हैं 49 सवाल की ओर। कंट्रोल प्लस ई किसकी शॉर्टकट की को इंगित करता है? देखो दोस्तों, मैंने बताया ना जस्ट अभी, कंट्रोल प्लस ई ये बैठा, देखो दोस्तों यहाँ पे सेंटर की करता है ना कंट्रोल प्लस ई, इसकी करता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट की करता है ना। देखो यहाँ पे आ गया सवाल ऐसे कैसे, कंट्रोल प्लस ई किसकी करता है भाई? तो यहाँ पे आ गया ना सेंटर अलाइनमेंट की करता है। किसकी करता है दोस्तों? सेंटर अलाइनमेंट की करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट, सेंटर अलाइनमेंट। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेफ्ट का क्या होता है वापस देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस एल होता है, फाइंड का होता है कंट्रोल प्लस एफ होता है, और सेव का होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एस होता है। सभी के मैं लिख रहा हूँ, कोई सी भी शॉर्टकट किया जाए तो आप सही करके आओगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 50वें सवाल की ओर। 50वें दोस्तों, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है हाइपरलिंक जोड़ने में, रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए, या हैंगिंग इंडेंट करने के लिए। बताइए दोस्तों, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है, जल्दी बताइए दोस्तों। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग, दोस्तों कंट्रोल प्लस एच का जो उपयोग होता है ना, वो होता है दोस्तों रिप्लेस करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? रिप्लेस करने के लिए। हाइपरलिंक की बात करें हम तो कंट्रोल के का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस के का उपयोग। ठीक है, फाइंड के लिए बात करें तो कंट्रोल प्लस एफ उपयोग किया जाता है। तो हैंगिंग इंडेंट के लिए क्या होता है भाई, जल्दी बताइएगा। अगर आपको आता है हैंगिंग इंडेंट तो जल्दी बताइए क्या होता है। आपके लिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ वापिस से, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ये जो मैराथन क्लास है दोस्तों मेरी आज की, ये कैसी लगी आपको, इसका एक मतलब रिव्यू देना है आपको अच्छे खासी तरीके से। ओके, और लोगों के पास शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे मैच होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल से बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। ठीक है, तो हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है CTRL प्लस टी। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस टी होती है हैंगिंग इंडेंट की। तो मैंने यहाँ पे तीनों बता दिया शॉर्टकट की। यहाँ पे कंट्रोल की किसकी होती है? हाइपरलिंक की होती है। कंट्रोल एफ फाइंड की। कंट्रोल टी क्या होती है दोस्तों? हैंगिंग की होती है। अब चलते हैं दोस्तों 51वें सवाल की ओर। 10 सवाल और बच रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होके जाना दोस्तों। लेकिन मुझे बताइए 50/50 किसके आ रहे हैं भाई नंबर? 50/50 किसके आ रहे हैं? और 40/50 किसके आ रहे हैं? और कौन कौन लोग ऐसे जिनके 50 में से 35 से कम सही है? अभी तक 35 से कम सही है, बताइए दोस्तों। अगर 35 से कम सही है तो अभी से आप तैयारी पर जोर दीजिए। क्या दोस्तों? तैयारी पर जोर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 51वां। यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यदि आप टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं दोस्तों? इटैलिक। पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस जे, दूसरा कंट्रोल प्लस बी, तीसरा कंट्रोल प्लस आई, और चौथा कंट्रोल प्लस यू। दोस्तों यहाँ पे इटैलिक की बात करें तो इटैलिक को बोलते हैं दोस्तों टेढ़ा करना। क्या दोस्तों? टेढ़ा या तिरछा करना भी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए दोस्तों उपयोग होगा यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल प्लस आई। इससे क्या होगा दोस्तों? इटैलिक होता है। क्या होता है दोस्तों? इटैलिक होता है। क्लियर यहाँ तक का? कंट्रोल जे क्या होता है दोस्तों? जस्टिफाई होता है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी क्या होता है दोस्तों? बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस यू क्या होता है दोस्तों? अंडरलाइन होता है। क्या होता है दोस्तों? अंडरलाइन। रट लेना, इनको ध्यान रखना। अंडरलाइन क्या लिख दिया मैंने? ये अंडरलाइन, LINE। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 51वां आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं एक एक चीज की डिटेल बता रहा हूँ आपको। अब चलते हैं दोस्तों 52वें सवाल की ओर। कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है, जस्ट बता के आया था मैं वीडियो को सामने यहाँ पे। कंट्रोल जे क्या होता है भाई? जस्टिफाई होता है। क्या होता है भाई? जस्टिफाई होता है। बताया ना मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे क्या बताया दोस्तों? जस्टिफाई करना बताया था ना जस्ट अभी मैंने। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस जे पूछा है आपसे। कंट्रोल जे का उपयोग किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, बिना किसी देरी के। ठीक है, जूम करने के लिए भी नहीं, ज्वाइन करने के लिए ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और ये भी दोस्तों गलत है। सही ऑप्शन इज द राइट ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 53वां सवाल। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस के का उपयोग क्या होता है? जस्ट अभी पिछली क्लास, मतलब इसी क्लास में बताया क्या हूँ पिछले क्वेश्चनों में मैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जे का क्या उपयोग होता है? टेक्स्ट क्लियर होता है, लिंक हटाता है, हाइपरलिंक जोड़ा जाता है, या कट होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं सवाल का जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपरलिंक। क्या होता है दोस्तों? हाइपरलिंक जोड़ा जाता है कंट्रोल प्लस के से। कट होता है किससे दोस्तों? कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है दोस्तों? कट होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम बात करें हाइपरलिंक की तो सीधी सी बात करें यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? हाइपरलिंक जोड़ा जाता है कंट्रोल प्लस के से। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, और उन लोगों के पास जरूर भेज दीजिए जिनकी हाल ही फिलहाल में एग्जाम है। अपने फ्रेंडों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास में, सभी के पास आप इसको भेजो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 54वें सवाल की ओर। 54वां सवाल है दोस्तों, लेफ्ट अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? जस्ट क्लास में बता के आया हूँ दोस्तों, एक चीज खुल के मैं इस चीज को मैंने बताया था ना, पैराग्राफ के 4 अलाइनमेंट होते हैं, तो उन्हीं में से एक अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस जे है, कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस आर है। अगर आप मेरी क्लास, आज की ये क्लास शुरू से देखते आ रहे हैं 54 क्वेश्चन तक, अगर आपने ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो मैं सीधा समझूंगा आपका ध्यान नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? ध्यान नहीं है क्लास में। क्या नहीं है दोस्तों? ध्यान नहीं है। फिर तो ध्यान को लगाइए आप और बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपको देता हूं मैं 5 सेकंड का समय। अगर आपको आता है जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें हम लेफ्ट अलाइनमेंट की, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः यही होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में किसमें दोस्तों? एमएस वर्ड में होता है, और ये होता है दोस्तों स्वतः ही, मतलब यही होता है स्वतः ही। ठीक है, और एमएस वर्ड की बात करें तो इसमें शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एल इज द राइट। बात करें कंट्रोल प्लस जे की, बताया था मैंने क्या होता है? जस्टिफाई होता है। कंट्रोल प्लस ई की बात करें तो सेंटर होता है, सेंट्रल एलिमेंट। और कंट्रोल प्लस आर की बात करें तो राइट होता है। क्या होता है दोस्तों? RIGST, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और किस किस का ध्यान था भाई क्लास के अंदर, किस किस ने क्वेश्चन का जवाब सही दिया पहले ही। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले जल्दी बताइएगा। और क्लास कैसी लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, मैं लेके आऊँ आपके लिए मैराथन क्लास, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्लास में क्या कमी है, ये भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है ना क्लास के अंदर, तो आप मुझे बताइएगा, हम उस पर सुधार करेंगे दोस्तों, पूरा वर्क करेंगे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 55वें सवाल की ओर। 55वां सवाल है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग क्या होता है दोस्तों? दोस्तों कंट्रोल प्लस एन का जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। दोस्तों नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? कंट्रोल प्लस एन का करेंगे। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एस का। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस पी का। बात करें डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए किया जाता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, अब की बार ये शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। डॉक्यूमेंट क्लोज करने का क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपकी बार एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग दे सकते हैं आपकी बार आपको कि डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाएगी दोस्तों? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला है दोस्तों यहाँ पे 56वां सवाल, कंट्रोल प्लस वी एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, पैराग्राफ रीसेट करते हैं, या फिर फाइंड करते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है कंट्रोल प्लस पी का मतलब? अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिए, क्योंकि इससे इजी सवाल तो आपको मिलने से रहा। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है, क्या होता है दोस्तों एक तरीके से कंट्रोल प्लस पी का उपयोग? दोस्तों कंट्रोल प्लस पी का जो उपयोग होता है वो होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। क्या होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। बात करें टेक्स्ट को पेस्ट करना, कंट्रोल प्लस वी होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे पैराग्राफ रिसेट करना, देखो ये इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार, पैराग्राफ को रिसेट करना मतलब पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होती है ना उसको हटाना। तो उसके लिए दोस्तों प्रेस किया जाता है कंट्रोल के साथ में, क्यों प्रेस किया जाता है? कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करोगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पैराग्राफ रिसेट हो जाएगा। पैराग्राफ जैसे कोई इंडेंट कर रखा है आपने, कोई लाइन स्पेसिंग दे रखी है पैराग्राफ के अंदर, मतलब सीधी सी बात है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग
है ना, या इंडेंट, इंडेंट को हटाना, को हटाता है, ओके। और एक तरीके से रीसेट करता है पैराग्राफ को, ठीक है, या फॉर्मेट हटाता है, सीधी सी बात ठीक है। बात करें फाइंड करने की, फाइंड करते हैं, फाइंड किससे करते हैं भाई, कंट्रोल प्लस एफ से किया जाता है। फाइंड किससे किया जाता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एफ से किया जाता है। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी भाई, और नए नए भी आपको सीखने को मिल रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों 57वें सवाल की ओर। 57वां सवाल क्या है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट है। हैंगिंग इंडेंट के लिए क्या शॉर्टकट है भाई, क्लास में तो बता के आया था मैं, जस्ट इसी क्वेश्चन को भी। दोस्तों हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट की होती है, यहाँ पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल प्लस एल। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। दोस्तों हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की है ना, वो है दोस्तों सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस टी। क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस टी है, लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल प्लस टी। बात करें कंट्रोल प्लस एच की, तो फाइंड एंड रिप्लेस। बात करें कंट्रोल प्लस यू की, तो अंडरलाइन होती है। क्या होती है दोस्तों, अंडरलाइन होती है। बात करें कंट्रोल प्लस टी की, हैंगिंग इंडेंट होती है। कंट्रोल प्लस क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट अलाइन होता है, ALIGN, ठीक है, लेफ्ट अलाइन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्लास। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 58वां सवाल है। यहाँ पे 2 ही सवाल बच रहे हैं, बस जाइएगा मत, देख लीजिएगा थोड़ा सा और। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन मतलब ऐसे अंडरलाइन होती है भाई, ऐसे करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है, कौन सा शॉर्टकट है। पहला कंट्रोल प्लस बी है, कंट्रोल प्लस आई है, कंट्रोल प्लस यू है या कंट्रोल प्लस टी है। दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट की बात करें अंडरलाइन करने की, तो वो होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस यू। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस यू होता है। बात करें कंट्रोल प्लस बी की, क्या होता है दोस्तों, बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस आई क्या होता है दोस्तों, इटैलिक होता है। क्या होता है दोस्तों, इटैलिक होता है। क्लियर यहाँ तक का। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस टी क्या होता है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट होता है, HANGING, हैंगिंग INDENT, इंडेंट। क्लियर यहाँ तक का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कंट्रोल टी क्या होता है, कंट्रोल यू क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 59 यानी 59वां सवाल। कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है, कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है भाई, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस एक्स है या कंट्रोल प्लस जेड है। बताइए दोस्तों कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है। दोस्तों बात करें कट करने के लिए यहाँ पे हम, तो कट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ पे सही है, कंट्रोल प्लस एक्स इज राइट। कंट्रोल प्लस वी से होता है दोस्तों पेस्ट, कंट्रोल सी से होता है दोस्तों कॉपी, और कंट्रोल जेड से होता है दोस्तों अंडू। क्या होता है दोस्तों, अंडू होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल पढ़ने से पहले एक छोटा सवाल मेरा, आज की क्लास कैसी लगी आपको। एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों मैं आपसे, आज की क्लास कैसी लगी। आपको बस अपना एक रिव्यू देना है। क्या देना है दोस्तों, अपना एक जवाब देना है कि भाई ऐसी लगी। आपको एक अपना रिव्यू देना है दोस्तों इस क्लास के ऊपर। देखते हैं कौन कौन लोग क्या कहते हैं इस क्लास के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी तो आपका 2 मिनट का समय निकालना, और 2 मिनट के बाद में आप इस क्लास के बारे में अपने शब्द कहना, ठीक है। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो बताना, आपको कोई अच्छी बात नज़र आती है तो वो भी बताना दोस्तों। जिससे अगर कमी नज़र आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अगली क्लास में आपके अनुरूप सुधार करेंगे। आपको किसी भी चीज़ में कमी नज़र आ रही है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्लास के अंदर, मतलब एक तरीके से होता है ना कि भाई शेयर करो लाइक करो, ऐसा कुछ बोलना है तो बता सकते हो, या फिर आपको कोई और कमी नज़र आ रही है तो बता सकते हो, और आपको क्या अच्छाई नज़र आ रही है क्लास में वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपना रिव्यू ज़रूर देना है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आप कितना मतलब एक तरीके से क्या कहना चाहोगे इस क्लास के बारे में, ठीक है, वो आप बताइएगा। लेकिन अब बात करें अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस आर है, कंट्रोल प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस वाई है या कंट्रोल प्लस यू है। अभी जस्ट बता के आया था ना मैं, देखो यहाँ पे क्लास में अंडू के लिए क्या दोस्तों, अंडू के लिए बात की थी मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड की थी ना बात दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड की यहाँ पे। तो यही तो होती है दोस्तों अंडू की शॉर्टकट की यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस जेड खाएं भाई, ये रहा, लगा लीजिए यहाँ पे टिक, कंट्रोल प्लस जेड, बी ऑप्शन इज द राइट। तो कंट्रोल प्लस आर क्या होता है दोस्तों, राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, राइट अलाइन होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है, मैं एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ इसमें, एमएस वर्ड की, ठीक है, और सॉफ्टवेयर अलग होता है। कंट्रोल प्लस होता है दोस्तों रीडू। क्या होता है दोस्तों, रीडू करना। और कंट्रोल प्लस यू होता है दोस्तों अंडर लाइन करना। कई बार बता चुका आज की क्लास में इसको, ठीक है। रीडू इज नया,
मतलब एक तरीके से नया आया रीडू यहाँ पे। तो रीडू किससे होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वाई से होता है। अंडू किससे होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड से होता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास, कितना समझ में आया आपको इस मैराथन क्लास में। तो इस मैराथन क्लास के अंदर वैसे तो कितने क्वेश्चन थे दोस्तों, इस मैराथन क्लास में हम बात करें आज की मैराथन क्लास जो मैंने नाम दिया इसको, 60 क्वेश्चन थे इसमें। और 60 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपके कितने सही हुए, आपके कितने सही हुए, आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इस क्लास के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं वो तो आप बताओगे। और 60 क्वेश्चनों में से मैंने 60 तो बता दिए, लेकिन और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी बनने, मतलब लगभग 100 क्वेश्चनों की समथिंग हो चुकी है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अगर आपने क्लास में नोट किया ना हर एक चीज को, तो 100 से प्लस क्वेश्चन बैठ रहे, ध्यान रखना इस क्लास का। 60 तो सिर्फ एक संख्या है, लेकिन हर एक क्वेश्चनों में से मैंने बताया ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई कंट्रोल आर क्या होता है, राइट, तो 100-150 क्वेश्चन बन रहे हैं आराम से। ठीक है, अगर आपने ध्यान से क्लास देखी हो तो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे थे हम। ठीक है, 60 क्वेश्चन पे, तो 60 क्वेश्चन इज कंप्लीट। और यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ आपसे क्लास के बारे में, क्लास कैसी लगी। अगर आपको अगली मैराथन और चाहिए, मतलब आपको अगर एक और मैराथन चाहिए, क्या चाहिए, एक मैराथन और चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मैराथन। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एग्जाम आपकी अच्छी जाएगी, उम्मीद है 35 में 35 करके आओगे। और यहाँ तक का मतलब जो मैंने आपने साथ दिया मेरा पूरी क्लास के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वेरी वेरी थैंक यू, THANKYO, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो बताना दोस्तों ज़रूर, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।